मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे एफआईडी के बारे में। तो एफआईडी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इससे पहले जो वीडियो आया था एफआईडी के बारे में, फेडरल रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में, तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि इसकी सदस्यता, इसके क्षेत्रीय आयोग और इसमें कौन कौन से उद्देश्य थे, पहले क्या थे, अभी क्या थे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ने के बाद में उसका कुछ और पॉइंट वगैरह रह गए थे। इस वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो इसकी क्षेत्रीय समितियाँ, जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्षेत्रीय समितियाँ जितनी भी पढ़ी थी उनको हम यहाँ पे डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा। और पढ़ने से पहले आपके लिए एमसीक्यू कि अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन 1975 कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, और नहीं तो हम इस चीज़ को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा साथ में, और हो सकेगा तो कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद तो इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो हम चलते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण, मतलब यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका क्या सिस्टम है। तो इसका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वो जो भी पहला सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें जो इसका संस्करण आया था वो 1905 में मैनुअल डी रेपट्रोयर बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल के नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर इसका दूसरा संस्करण आया था जो फ्रेंच में, तीसरा संस्करण जर्मन भाषा में, चौथा संस्करण अंग्रेजी भाषा में 1938 से लेकर 1989 तक प्रकाशित हुए थे। वैसे ये यूडीसी है क्या। यूडीसी है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण की एक प्रणाली है जिसके तहत पुस्तकालय के अंदर जितनी भी पुस्तकें होती है उनको वर्गीकृत करा जाता है सब्जेक्ट वाइज। जब भी तो वो उनको जमा सकेंगे हम सेपरेट तरीके से, इसीलिए है ना उनको अलग अलग तरीके से बांट देते हैं और सब्जेक्ट वाइज हम जमा देते हैं। फिर आता है अंग्रेजी भाषा में इसका जो समराइज्ड संक्षिप्त संस्करण था, समराइज्ड एडिशन था, वो एडिशन 1948 में प्रकाशित हुआ था। इसी का जो तीसरा संस्करण था वो 1961 में प्रकाशित हुआ था। नवीनतम मध्य स्तरीय संस्करण जो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था वो 1985 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी भाषा में क्रमबद्ध अनुसूची इस नाम से संस्करण का भाग 1 तथा भाग 2 प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक 29 भाषाओं में जितने भी संस्करण हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। यूडीसी वर्गीकरण पद्धति में संशोधन एवं अनुसंधान और जो अनुरक्षण है ये किसकी जिम्मेदारी है, एफडीआई की। इसीलिए हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इतने सारे संस्करण एफडीआई की ओर से प्रकाशित हो चुके हैं और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एफडीआई की है, एफआईडी की, गलत हो गया, एफआईडी की जिम्मेदारी है। इसमें क्या लगभग 30 समितियां संशोधन में सहयोग देती है। तो सोच लो दोस्तों ये कितना बड़ा संगठन होगा। अब इसमें हम भारतीय योगदान देखते हैं कि भारतीय कब से सक्रिय हैं। तो 1948 से सक्रिय है भारत। इसमें रंगनाथन जी ने वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत एवं वर्गीकरण शोध का संचालन किया था, और इन्होंने बुक्स क्लासिफिकेशन के ऊपर बुक भी लिखी है, तो आप देख लेना। उसके अंदर जो रंगनाथन जी की जीवनी है वो शॉर्ट ओवरव्यू है, तो आप देख लेना। इसी में वीडियो बना हुआ है, उसमें इनकी किताबें भी हैं जो इन्होंने लिखी है। रंगनाथन ने रिपोर्टर जनरल एवं मानद अध्यक्ष के रूप में इससे संबंधित रहे, मतलब टोटल मिला के रिपोर्टिंग का कार्य भी किया और एक चयनित सदस्य भी रहे। 1957 में रंगनाथन जी को मानद सदस्यता मिली साहब। 1952 में इंसडॉक इसका राष्ट्रीय सदस्य बना। अब ये इंसडॉक क्या है,
तो इंसडॉक एक संस्थान है जो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, वहाँ पे स्थापित है। फिर 1975 में अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण शोध सम्मेलन मुंबई में हुआ। ये आपका आंसर हो गया साहब, जो एमसीक्यू पूछा था उसका आंसर। फिर 1965 में क्षेत्रीय वर्गीकरण शोध सम्मेलन, ये भी मुंबई में आयोजित हुआ था। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसके अंदर आपको नॉवेल्स और न्यूज़पेपर पीडीएफ और साथ ही में वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले और एमसीक्यू वगैरह आपको मिल जाया करेंगे। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, किसी भी तरह से संपर्क करना है कर सकते हैं, डाउट हो पूछ सकते हैं। फिर आता है, अब हम इसकी समितियाँ, जितनी भी समितियाँ हैं वो डिस्कस करेंगे कि एफआईडी की समितियाँ कितनी सारी हैं। तो सबसे पहले समिति है केंद्रीय वर्गीकरण समिति, सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। 1960 एवं 1965 में इसका पुनर्गठन हुआ था। फिर इसमें 30 विशेष यूडीसी परिवर्तन उप समितियाँ, जो 30 समितियों की बात चल रही थी वो इसी के अंतर्गत कार्य करती, इसी के अंडर कार्य करती है। फिर इसकी 2 उप समितियाँ और हैं जो मतलब अलग से स्पेशल है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय भवन एवं वर्गीकरण समिति। ये क्या करती है? ये भवनों को वर्गीकरण करती है कि ये पुस्तकालय बनने के लायक है नहीं है, इसकी किस संस्था के अनुरूप यह भवन बना है, ये मतलब हमारे पुस्तकालय की नीड को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, उसके स्टैंडर्ड संबंधी सभी चीज़ें ये देखते हैं। फिर आता है कृषि साहित्य एवं वर्गीकरण संयुक्त समिति। तो कृषि साहित्य में जितना भी क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए भी इन्होंने एक समिति मतलब कमेटी लगा रखी है। फिर सभी भाषाओं में तथा माध्यमों में यूडीसी का संस्करण, विस्तार, सुधार और जो भी परिवर्धन मतलब उसमें जो भी जितने भी संशोधन होने हैं वो सभी ये समिति देखती है, उससे रिलेटेड सारे काम ये समिति देखती है। फिर आता है वर्गीकरण अनुसंधान समिति। तो इसका इंग्लिश में होगा कमेटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। तो इसका गठन हुआ था वो 1962 में हुआ था वर्गीकरण सिद्धांत समिति के स्थान पर। अब वर्गीकरण सिद्धांत समिति पहले थी, लेकिन उसके स्थान पर 1962 में वर्गीकरण अनुसंधान समिति ने बना दी। अब 1964 में क्या हुआ? एल्जिनोर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन। ये याद रखना दोस्तों, ये एमसीक्यू है बहुत शानदार, कि 1964 में एल्जिनोर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन तथा 1975 में मुंबई में तृतीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन, ये भी इसी समिति द्वारा कराया गया था। इसका मुख्य कार्यक्रम है वर्गीकरण शब्दावली का मानकीकरण, जो भी हमारी क्लासिफिकेशन वोकैबुलरी है उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, उसका स्टैंडर्ड तय करते हैं। उसके बाद में वर्गीकरण साहित्य की आलोचनात्मक समीक्षा। तो जो भी हम आलोचना करते हैं उसकी समीक्षा करते हैं ये लोग कि हाँ इस मतलब जो भी क्लासिफिकेशन हुआ, जो भी जितने भी साहित्य उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन उसमें कहीं त्रुटि रहती है या कहीं कुछ सिस्टम होता है तो उसकी आलोचना भी होती है। फिर ये उस आलोचना की मतलब बुराई सीधी सीधी कि किसी चीज़ की बुराई हो रही है तो क्यों हो रही है, उस चीज़ की ये समीक्षा करते हैं। समीक्षा मतलब वो पॉइंट ढूंढते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या कमी लगी जिसके लिए ये इसकी बुराई कर रहा है। फिर इसके बाद में आता है यूएसए ग्रंथ परख केंद्र। ये परख है साहब, देख लेना, पर नहीं है। तो यूएसए का जो ग्रंथ परख केंद्र है उसको वर्गीकरण पद्धति का संग्रहण शब्दकोश में सहायता देते हैं ये लोग। और ये अनुप्रमणीय शोध में सहायता करते हैं। अनुप्रमणीय मतलब जो स्पेशल होते हैं उनमें ये सहायता देते हैं। और जो सीआर रिपोर्ट
जो भी सर्कुलर रिपोर्ट होती है लास्ट में, उसकी जो एक सीरीज प्रकाशित होती है, ये समिति वो सीरीज भी प्रकाशित करती है। ये एनुअली रिपोर्ट होती है। तो इसके बाद में अगर हम देखें तो ये 2 समिति और आती है। इसमें सूचना एवं प्रलेखन शब्दावली समिति, ये क्या करती है, ये सूचना एवं प्रलेखन शब्दावली की प्रकृति देखती है, मतलब किस टाइप की सूचना है, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या वीडियो कह लो या वीडियोग्राफी कह लो, उसकी क्या वीडियोग्राफी है, उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर ये शोध करती है। ये इसका मुख्य कार्य है। फिर शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, ये 1953 में स्थापित हुई थी, 1959 में फिर से पुनर्गठित हुई। समिति ने प्रशिक्षण हेतु विश्व स्तर पर अध्यापकों की सूची बना रखी है। ये अध्यापक क्या करते हैं कि विश्व में कोने कोने में जाते हैं और प्रलेखन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो भी प्रशिक्षु होते हैं, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। विकासशील देशों में जाकर वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वहाँ पे भी प्रलेखन का कार्य चालू हो सके। फिर 1967 में लंदन में वैज्ञानिक सूचना कार्य हेतु शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया था। किसने? शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति ने एस्लिप के सहयोग से। फिर विश्व स्तर पर जितने भी प्रशिक्षण सुविधाओं की जो भी निर्देशिका है, मतलब रूल बुक, उनको प्रकाशित करना और उनको अपडेट करते रहना इस समिति के कार्य में शामिल है। इसके बाद में उद्योग संबंधित सूचना जितनी भी होती है, वह उद्योगों के लिए सूचना संबंधी समिति। तो ये जो समिति है, इसका गठन 1959 में हुआ था। समिति द्वारा उद्योग के तकनीक, आर्थिक, व्यवस्थापीय पत्रिका का प्रकाशन, मतलब टोटल मिला के ये ऐसी मैगजीन छापते हैं जो उद्योगों के पर्पज से बनाई जाती है कि उनका विकास कैसे संभव है, उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है उनको साझा करना, जो भी पेटेंट वगैरह है उनकी जानकारी देना, सभी जो भी जितने भी उद्योगों से रिलेटेड जानकारी है, वह सारी जानकारी ये समिति प्रकाशित करती है और उद्योगों के टच में होती है। फिर विश्वव्यापी निर्देशिका का द्वितीय संस्करण, जो टोटल मिला के विश्वव्यापी रूल बुक बनी थी, उसका 2nd एडिशन भी इन्होंने ही पब्लिश किया था। 1942 में इसमें और सब्जेक्ट ऐड किए थे। 1982 में इन्होंने और सब्जेक्ट ऐड किए थे। तो 1982 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए थे? सूचना संसाधन, प्रबंध एवं व्यवस्था, उन्नयन एवं विकास के लिए सूचना व्यवस्था, सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय उद्योग परामर्श सेवाएं, क्षेत्रीय निर्देशिका। तो टोटल मिला के इन्होंने सूचना संसाधन, मतलब जहाँ से सूचना आती है और उसकी कैसी व्यवस्था करनी है, वहाँ से लेके तो क्षेत्र के विकास का जो भी सूचना व्यवस्था होगी उससे क्षेत्र का विकास किस तरह से करना है, सूचना के जो अधिकारी हैं जो सूचना लाते हैं और जो सूचना को मैनेज करते हैं, उन अधिकारियों का प्रशिक्षण। फिर साथ में उद्योग के लिए जो भी परामर्श सेवाएं, जो भी राष्ट्रीय स्तर के उद्योग होते हैं उनकी नीति क्या होगी, कैसे क्या उनका उत्पादन होगा, उस चीज़ के लिए जो भी राष्ट्रीय परामर्श सेवाएं हैं वो, और जो भी क्षेत्रीय निर्देशिका, मतलब क्षेत्रीय रूल बुक, जिस क्षेत्र में इनका ऑफिस स्थापित है उन सारी जगहों पर, मतलब पूरे विश्व में फैला है ये तो, और क्षेत्रीय कार्यालय भी बहुत सारे हैं, तो उन क्षेत्रों में जितने भी रूल बुक है उसका निर्माण करना और अपडेट करना भी इस समिति का उद्देश्य है। फिर इसके बाद में आता है सूचना के सिद्धांत के पक्ष में अनुसंधान समिति। तो जो अनुसंधान होते हैं, जो भी सूचना के सिद्धांत होते हैं, उनके जो भी अनुसंधान होते हैं कि साहब ये रूल के तहत ऐसी ऐसी सूचना हमारे पास में आई है, तो उस पर जो भी रिसर्च हो रहा है उसका ये लोग अध्ययन करते हैं, उसके लिए ये समिति बनाई गई है। अब 1985 में इस समिति का गठन हुआ था। फिर सूचना अगर कहीं खो गई है तो उसकी पुनः प्राप्ति के लिए पद्धति और उसका मूल्यांकन और मापदंड क्या, अगर हम वापस से कोई सी सूचना खो गई हमारे पास में तो हम उसको कहाँ से लाएंगे, इसके लिए ये वापस से वो पद्धति निर्माण करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके ऊपर जो वो नहीं कहते हैं, नॉर्मल शब्दों में कार्यवाही करते हैं और
कमेटी बिठाते हैं, जांच आयोग बिठाते हैं, वो यही सिस्टम है कि ये क्या करते हैं कि कहीं से कुछ सूचना लैप्स हो गई या कहीं चली गई या कुछ हो गया तो ये ढूंढते हैं, उसको वापस से लाते हैं। और कहाँ से लाएंगे, क्या मूल्यांकन होगा उसका, कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए जो रिटर्न सूचना है, ये उन चीज़ों को ये सब लोग देखते हैं। फिर आता है सूचना के स्रोत एवं उनके साधारण व सूचना के स्रोत एवं उनके साधारण एवं सूचना सेवा द्वारा विधि का अध्ययन। जो भी साधारण सूचना आती है उसकी विधि का अध्ययन कि किस प्रकार आई है और कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सूचना विज्ञान के सिद्धांत के आधार का विकास। जो भी सूचना विज्ञान के सिद्धांत हैं उनका जो बेस है उसका जो ये विकास करते हैं। अन्य वैज्ञानिक विषय तथा प्रभाव का अध्ययन। जो भी अन्य वैज्ञानिक विषय हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर, ये उस चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। समाज विज्ञान एवं विकास समिति। तो समाज विज्ञान में सूचना एवं प्रलेखन गतिविधि की प्रगति। जो भी समाज विज्ञान, जैसे सामाजिक और न्याय परिषद यूएन की है संस्था है, ये उससे तो जुड़े ही हैं, तो ये उसमें देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन गतिविधि हो रही है, कैसे क्या समाज में हम सूचना का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्रकाशन है, ये एफआईडी के प्रकाशन है, इनको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेना, ये काम आते हैं और बहुत सारी एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इनका एक प्रकाशन है ए गाइड टू वर्ल्ड्स ट्रेनिंग फैसिलिटी इन डॉक्यूमेंटेशन। तो यह इनका वार्षिक प्रकाशन है। मैनुअल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड सिलेक्शन, ये भी इनका वार्षिक प्रकाशन है। मैनुअल ऑफ मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, ये भी इनका वार्षिक प्रकाशन है। दोस्तों हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, इंग्लिश के सही होते हैं लेकिन बहुत सारे छात्रों की डिमांड रहती है कि हमें हिंदी में चाहिए। अब ये जो नाम है, ये नाम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसे ही होते हैं और ये पत्रिकाओं के नाम हैं, तो मैनेज करते रहना दोस्तों, थोड़ा बहुत जो हिंदी मीडियम से छात्र जुड़े हैं। अब इंग्लिश में तो ये पढ़ने में भी आसान होते हैं, समझने में भी आसान होते हैं और इंग्लिश के वीडियो भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हिंदी मीडियम के छात्र परेशान होते हैं और ख़ास तौर पे उन्हीं की मांग के अनुसार ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना दोस्तों, लेकिन है टोटल हिंदी में ही। इसका हिंदी जितना हो सकता था वही हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत है। फिर आता है लिस्ट ऑफ 2000 एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में जो 200 एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिकाएं हैं उनके ऊपर जो पूरी सर्विस है वो प्रकाशित करते हैं। वर्ल्ड लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन जर्नल्स और एफआईडी न्यूज़ बुलेटिन मासिक, ये जो ऊपर की जितनी भी मैगजीन है ये सब वार्षिक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। फिर आता है एफआईडी डायरेक्टरी, ये द्विवार्षिक है, ये 2 साल में एक बार लॉन्च की जाती है। फिर आता है एक्सटेंशन एंड करेक्शन यूडीसी, ये वार्षिक लॉन्च करते हैं। आरएनडी प्रोजेक्ट इन डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइब्रेरियनशिप, ये 2 मासिक है, मतलब 2 महीने में एक बार इसको रिलीज़ किया जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन त्रैमासिक, ये 3 महीने में लॉन्च की जाती है। फिर आती है सीआर रिपोर्ट, तो ये है वार्षिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एफआईडी की ये समितियां थी, इनको पूरा डिस्क्राइब कर लिया है, जो खास समितियां थी। और एफआईडी से जुड़े जितने भी तथ्य हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके पार्ट 1 में भी डिस्कस किए हैं, पार्ट 2 में भी डिस्कस किए हैं, तो इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा ताकि उसमें आपको एक एफआईडी का संगात, जो भी मूल ढांचा है वो आपको समझ में आ जाए कि ये कितनी बड़ी संस्था है, कैसे काम करती है और क्या क्या काम करती है। इसके बाद में हम एमसीक्यू में आते हैं। तो जैसा कि अभी आपने आगे चल के देखा था कि वो जो वर्गीकरण सम्मेलन हुआ था वो वर्गीकरण अनुसंधान कमेटी ने आयोजित किया था, 1975 में आयोजित किया था, ये मुंबई में आयोजित किया था और ये सारे सिस्टम गलत है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये मुंबई में आयोजित हुआ था। ये और घर पे रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी तो एग्ज़ाम होगा ही सही और हमें सबसे आगे निकलना है ताकि हम अच्छे से अच्छी सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। तो धन्यवाद। जय भारत, जय